हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBVCL आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, इतिहास के मौर्य वंश से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके पार्ट 1 में जो है हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, जैसे आप यहाँ पे दे सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया था विथ डायग्राम के माध्यम से। आप पूरा नंबर पाना चाहते हैं तो आपको ऐसे आंसर लिखना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी क्वेश्चन बैंक से कहीं से किताब से नोट करके आपको वैसे बताते हैं जैसे किताब में लिखा होता है। लोग कहते हैं इसे पढ़ लो, लोग कहते हैं इसे याद कर लेना, लेकिन मैं कहता हूं मैं आपको याद करवा दूंगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। अगर आपको याद करना है, समझना है अच्छे तरीके से, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर याद नहीं होता है तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ। लेकिन तो याद होगा आपको, इस बात का मैं गारंटी लेता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि कैसे हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, कैसे अपने ब्रेन में अच्छे से इसको स्टोर कर सकते हैं। इसकी पार्ट 1 में हम लोग बात करें तो पार्ट 1 में ये सब हम लोग कवर कर चुके थे। इसके बारे में अच्छे से व्याख्या भी कर लिए थे, आप यहाँ पे दे सकते हो। इसमें जो है मैंने बहुत आसान शब्दों में, इसमें कोई ऐसी रट्टा मार भाषा नहीं होती, कोई सी किताबी भाषा ज़्यादा नहीं होती है जो शब्द आपको समझ में ना आए। बहुत आसान शब्दों में यहाँ पे आंसर को लिखता हूँ और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन उठाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो सवाल यहाँ पे दोस्तों है कि जो मौर्य साम्राज्य था, इसका पतन क्यों हुआ। पतन का मतलब खत्म क्यों हुआ, इसका विनाश क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। हमें क्या बताना है, कारण बताना है। ठीक है, हमें कारण बताना है कि कारण क्या है कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, इसका विनाश हो गया। तो सबसे पहले हेडिंग को अच्छे से यहाँ पे मैंने लिख दिया है और मैं यहीं पे आपको समझा दूंगा, फिर आगे मैं एक एक करके व्याख्या भी आपको बताऊंगा कि आसानी से कैसे आप समझ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। मौर्य साम्राज्य के पतन का पहला कारण दोस्तों यहाँ पे देखते हैं उत्तराधिकारी के प्रभाव की कमी। ठीक है, जैसे मान लीजिए उत्तराधिकारी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि कोई राजा है। ठीक है, ये कोई राजा है। अब इस राजा का एक बेटा होगा। ठीक है, राजा के बेटा होगा। अब क्या होगा, अगर राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा उत्तराधिकारी बनेगा, मतलब कि वो राजा जो है, अब राजा का बेटा राजा बनेगा। लेकिन अगर राजा जो बनने वाला है, यानी उसका पुत्र जो राजा बनने वाला है, उसके प्रभाव में कमी हो। प्रभाव कमी का मतलब ये है कि जनता में अपनी छाप ना छोड़ पाए, वो अयोग्य हो, अकुशल हो, तो कैसे वो शासन कर पाएगा, शासन नहीं कर पाएगा। जब शासन नहीं कर पाएगा तो कोई भी आके उसे हरा देगा। जब कोई हरा देगा तो उसका पतन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा पतन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उत्तराधिकारी का प्रभाव कमी मतलब कि जो राजा बनने वाला है, जो उत्तराधिकारी बनने वाला है, अगर वो अयोग्य हो, ठीक है, या फिर वो अकुशल हो, तो क्या वो राजा बन सकता है। अगर वो राजा बन भी जाएगा तो आसानी से कोई भी उसे पराजित कर सकता है, हरा सकता है। जब उसे हरा देगा तो जाहिर सी बात है उस साम्राज्य का क्या होगा, पतन हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट भी आप इसमें आसानी से ऐड कर सकते हैं कि उत्तराधिकारी कैसा है, अयोग्य है, और उत्तराधिकारी कैसा है, अकुशल है। अकुशल का मतलब कि उसके अंदर कोई योग्यता नहीं है। ठीक है, मतलब कि कोई कौशल नहीं है, कोई जो है ऐसी उसके अंदर स्किल नहीं है जिसके आधार पे वो राजा बन सके। वो अयोग्य है, कोई योग्यता रखता ही नहीं है, तो भैया वो राजा नहीं बन पाएगा। अगर राजा बना भी दिया जाता है तो दूसरा आके उस पर आक्रमण करके उस पूरे साम्राज्य को कब्जा कर लेगा, और जब कब्जा कर लेगा तो साम्राज्य का हो जाएगा पतन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। तीसरा पॉइंट देखिए, शासकों और राजकीय कर्मचारियों का अत्याचार। जो शासक होते थे, जो राजकीय कर्मचारी होते थे, वो क्या करते थे, अत्याचार करने लगे। अत्याचार जैसे करने लगे, सिंपल सी बात ये है, जैसे मान लो गांव का एक प्रधान है। ठीक है, गांव का एक प्रधान है, ये गांव का प्रधान उस गांव की भलाई ना करे। ठीक है, जो भी पैसा आए, जो भी वहाँ पे जो प्रधान को मिलता है, जो भी सरकार की तरफ से, अगर वो प्रधान सिर्फ अपना ही घर बनवा ले, अपने ही पूरी की पूरी जो है, जो भी संसाधन मिल रहे हैं उसको, जो पैसे मिल रहे हैं, अपनी ही भरपाई सीधे करें, जनता की भलाई के बारे में ना सोचे या गांव का समाज के बारे में ना सोचे, तो क्या वो अगली बार प्रधान बनेगा, अगली बार प्रधान नहीं बनेगा। अगर वो प्रधान जो बना हुआ है, अगर वो अत्याचार करने लगे जनता के सामने, जनता के साथ में, तो कहीं न कहीं वो पल भर में जो है
अपने आप को, ये पल भर में मतलब अपने जो उसका पद है वो छीन सकता है उससे। तो दोस्तों यहाँ पे वही चीज़, जो शासक होते थे, जो राजकीय कर्मचारी होते थे, वो कहीं कि अत्याचार करने लगे, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा। ठीक है, क्योंकि रावण भी अत्याचार कर रहा था तो उसका भी पतन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए चौथा पॉइंट, धन की कमी और करों की अधिकता। देखिए धन की कमी, यानी जो मौर्य साम्राज्य था उसमें जब धन की कमी होने लगी, लोग अपना ही जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को ही लूटने लगे, तो क्या किया उन्होंने, धन की कमी होने लगी। ठीक है, लोग अब जितना पाएं उतना भरने लगे, तो समाज में जो है धन की कमी होने लगी। जब धन की कमी होने लगी तो वहाँ के जो शासक होते थे वो करों में वृद्धि कर दिए, करों में अधिकता हो गई, जिसके कारण वो बोझ किस पे आ गया, जनता पे आ गया। अब जनता कर दे तो कैसे दे, क्योंकि कहीं न कहीं जनता पे कर का बोझ जो हो थोपा गया, जिसके आधार पे जनता ने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो इसका भी एक कारण बनता है पतन का। धन की कमी हो गई, करों में वृद्धि कर दिया, तो उससे जनता त्रस्त होने लगी। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट है ब्राह्मण को असंतोष। इन्हीं जो मौर्य साम्राज्य में जो ब्राह्मण थे, जब ब्राह्मण थे तो उसमें क्या हुआ कि जब जैसे ही बुद्ध की जो मतलब कि कह सकते हैं, इन्हीं जब बौद्ध काल आया, ठीक है, बौद्ध काल में क्या हुआ कि बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उसके आने के बाद जो है, बौद्ध काल आने के बाद जो है, जो ब्राह्मण थे उनको कहें कि उनकी जो परंपराएं थी वो ख़त्म होने लगे धीरे धीरे, उनका जो प्रशासन था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, और इसके बाद जो उनके अंदर एक असंतोष पैदा हो गया, और ये भी कारण माना जाता है कि जो है मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, आगे देखिए केंद्रीय प्रशासन की दुर्बलता, मतलब कि जो केंद्र प्रशासन थे, जैसे मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि केंद्र में कौन होता है, एक राजा होता है। अगर वो राजा ही कमज़ोर हो जाए, राजा के जो है पूरे जो प्रशासन है वो कमज़ोर हो जाए, तो क्या वो पतन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब इसी बात को एक एक करके हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा अगर आप इसे वॉच कर लेंगे तो। जैसे देखिए मौर्य समाज के पतन के कारण क्या है, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, उत्तराधिकारी के प्रभाव की कमी। क्या लिख सकते हैं इसमें, मैंने बहुत आसान शब्दों में लिखा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए उत्तराधिकारी के शासन में कमी, समाज में उसका प्रभाव कम दिखाई देता है। इसकी शासक की मृत्यु के बाद राजकुमारों में सिंहासन के गृह युद्ध हो जाता था, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा। अब यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है, मतलब पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, जो उत्तराधिकारी शासन में होते थे उनके अंदर कमी होने लगी, उनके अंदर जब कमी होने लगी तो कहीं न कहीं वो प्रभाव दिखाई देने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मान लो जो उत्तराधिकारी होता था या फिर जो शासन में शासक होता था, उस शासक की अगर मृत्यु हो जाती थी, तो मृत्यु के बाद जो भी राजकुमार होते थे, जो उनके पुत्र होते थे, जैसे मान लो किसी के 4 पुत्र हैं, तो चारों पुत्रों में सिंहासन के लिए लड़ाई हो जाती थी, यानी गृह युद्ध, अपने ही घर में आपस में लड़ते थे कि हमें सिंहासन चाहिए, हमें सिंहासन चाहिए। तो उसके कारण अपने में जब लड़ने लगेंगे तो क्या होगा, मौर्य साम्राज्य का पतन नहीं होगा। समाज में अगर लोग रहते हैं, अगर समाज के लोग आपस में ही लड़ने लगे तो समाज का विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वही बात यहाँ पे है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, अयोग्य और अकुशल उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी जो है वो अयोग्य है, उसके पास कोई योग्यता नहीं है, वो अकुशल है। अकुशल का मतलब कि उसके अंदर कोई कौशल नहीं है, कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसके आधार पे वो उत्तराधिकारी बन सके, और अगर उसे उत्तराधिकारी बना दिया गया तो कहीं कि पतन होगा ही होगा। जैसे देख सकते हैं, अयोग्य और कुशल उत्तराधिकारी शासन व्यवस्था को बनाए रखने में असफल सिद्ध हुआ, जनता त्रस्त होने लगी। यही इससे क्या हुआ, धीरे धीरे पतन होने का कारण बनता चला गया। तो सिंपल सी बात है ना, अयोग्य होगा, अकुशल होगा तो उत्तराधिकारी का पतन होना ही होना है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट है शासकों और राजकीय कर्मचारियों का अत्याचार। शासक जो होते थे, जो राजकीय कर्मचारी होते थे, वो कर वसूलने और अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इन अत्याचारों से जनता विद्रोह की भावना पनपने लगी, और जब जनता विद्रोह करेगी तो जाहिर सी बात है पतन होना ही होना है। ठीक है, आगे देखिए चौथा पॉइंट, धन की कमी और करों में अधिकता। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार किया।
बहुत उदारतापूर्वक धन व्यय किया था। मतलब ये है कि सम्राट जो अशोक थे ये बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और उसके लिए जो है इन्हें बहुत प्रचार प्रसार किया। जब किसी चीज़ का हम प्रचार प्रसार करते हैं तो धन लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। कोई भी राजनेता जो चुनाव आती है, चुनाव में प्रचार करते हैं, जब प्रचार करते हैं पैसा लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है, पैसा लगता है। तो जब धन का व्यय होगा तो कहीं न कहीं जिसके पास जितना होगा उतना खर्चा करेगा। उधर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना का विस्तार कर लिया, विस्तार करने में अधिक धन खर्च कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ, जनता के ऊपर जो है अधिक टैक्स लगाया गया, यानी कर लगाया गया, जिससे जनता में असंतोष फैल गई और ये भी जो है एक कारण माना जाता है। यहाँ की सिस्टम जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अपनी सेना का विस्तार किया। सेना का जब विस्तार करेंगे तो भाई उसके लिए पैसा तो लगेगा ही, बिल्कुल लगेगा ही। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ अशोक के द्वारा, उसके लिए पैसा लगा, तो पैसे की कमी हो गई, यानी धन की क्या हो गई, धन की कमी हो गई। उस धन की कमी की भरपाई करने के लिए इन्होंने करों में वृद्धि कर दी कि कर बढ़ा देंगे तो पैसा आएगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ, जनता में क्या हुआ, असंतोष फैल गया, जिसके कारण एक जो है कारण बन गया कि जो है उसका पतन का। ठीक है, आगे देखिए, ब्राह्मण में असंतोष। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के प्रभाव कर वैदिक काल से प्राप्त विशेष अधिकार ब्राह्मणों का खत्म होने लगा। यानी जो वैदिक काल था, वैदिक काल से ही परंपराएं चली आ रही थी, ब्राह्मण को विशेष अधिकार दिया गया था, लेकिन जैसे बौद्ध धर्म आया उसके बाद जो है इनका प्रभाव जो है वो कम होने लगा। पशु बलि की जो प्रथा थी वो भी रोक लगा देगी कि पशु की बलि अब नहीं दी जाएगी। इसमें क्या हो, ब्राह्मणों को असंतोष होने लगा और मौर्य वंश जो था वो धीरे धीरे जो है इसका पतन का कारण माना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आप आंसर को आसानी से ले सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे और दे सकते हैं कि केंद्रीय प्रशासन की दुर्बलता क्या है। मौर्य साम्राज्य का शासन काफी विस्तृत साम्राज्य फैल गया था। कमजोर और अयोग्य शासक पूरे साम्राज्य को देखरेख करने में केंद्रीय प्रशासन की ढीली होने लगी, जिसके कारण साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। मतलब ये कि अगर मान लो कोई साम्राज्य है, ये साम्राज्य और बड़ा हो जाए तो अगर केंद्र सरकार इसको संभाल ना पाए तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से कोई कब्जा कर लेगा, कोई यहाँ से कब्जा कर लेगा, कोई यहाँ से कब्जा कर लेगा। जब कब्जा कर लेगा तो इतना बचेगा, फिर धीरे क्या होगा, पतन हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, जैसे आप अपने हाथ में बालू जो है, बालू लेकर मुट्ठी बंद करिए, जितना तेज आप उसे बंद करेंगे धीरे धीरे बालू कहीं न कहीं अपने हाथ से जो है निकलती चली जाएगी। जब हाथ खोलेंगे तो आपके हाथ में बालू थोड़ा सा बचेगा, इसका मतलब है धीरे धीरे वो निकलती चलेगी। ऐसे ही प्रशासन होता है, केंद्रीय व्यवस्था कमजोर जैसे पड़ेगी, प्रशासन धीरे धीरे उसके साम्राज्य से पूरा जो है वो साम्राज्य धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं। बस समुद्रगुप्त के चरित्र और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए, या पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त के चरित्र और व्यक्तित्व के प्रभाव को विशेषता का वर्णन कीजिए। यानी सिंपल सी बात यह है कि समुद्रगुप्त के बारे में आपको बताना है, उनके चरित्र के बारे में बताना है, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना है, उनकी विशेषताओं के बारे में आपको बयां करनी है। तो चलिए इसको भी आसानी से समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि जो समुद्रगुप्त थे ये कौन थे। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। पहला पॉइंट आप समझेंगे, जो गुप्त राजवंश चल रहा था उस गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे कौन थे, समुद्रगुप्त थे। ठीक है, चौथे शासक थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, आपसे बहुविकल्पीय में या फिर अति लघु में सवाल पूछ सकता है 1 नंबर का कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त राजवंश के दूसरे राजा चंद्रगुप्त प्रथम, यानी दूसरे राजा कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे, यानी चंद्रगुप्त के मौर्य के बाद कौन आए थे समुद्रगुप्त। ठीक है, इसके बाद देखिए, पाटलिपुत्र और उनके साम्राज्य की राजधानी थी। जो पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र मतलब पटना, आज के डेट में बिहार की राजधानी क्या है, पटना। तो पाटलिपुत्र जो है यहाँ पे उनकी राजधानी थी। आगे देखिए, इसके चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करना है तो आप कैसे इसको जो है आसानी से वर्णन कर सकते हैं। डायग्राम के माध्यम से मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। समुद्रगुप्त के चरित्र और व्यक्तित्व के विशेषताओं का वर्णन। सबसे पहले देखिए, समुद्रगुप्त की क्या खास बात थी। सर्वगुण संपन्न थे।
ठीक है, कैसे थे वो, सर्वगुण संपन्न थे। तो इसमें आपको लिखने में 4-5 लाइनें क्या जाता है, लिखेंगे समुद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त थे वो व्यक्तित्व के धनी थे, या व्यक्तित्व के धनी का मतलब उनका व्यक्तित्व अच्छा था, उनका चरित्र अच्छा था, जिसके आधार पे जो है वो पूरे साम्राज्य में, अपने साम्राज्य में अच्छे व्यक्ति माने जाते थे और पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न थे। वो जनता के हित के लिए काम करते थे, जनता के लिए प्यार करते थे और उसमें कहीं कहीं जनता में भी अपने आप को बनाए रखते थे। तो पूरा का पूरा जो आप 2-4 लाइन आराम से इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वीर योद्धा। वीर योद्धा के बारे में लिख सकते हैं कि समुद्रगुप्त के क्या थे, एक वीर योद्धा थे जो किसी से जो है घबराते नहीं थे, डरते नहीं थे, अपने साम्राज्य को अच्छे से चलाते थे और वीर योद्धा की तरह हमेशा आगे रहते थे, ठीक है। आगे देखिए, कुशल राजनीतिज्ञ थे, वो राजनीति करने में भी आगे थे। समुद्रगुप्त जो थे वो कहीं न कहीं कुशल मतलब होता है उनके अंदर क्षमता थी, राजनीति करने की क्षमता थी, उनके अंदर एक ऐसी क्षमता थी जो किसी भी साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला सकते थे। तो राजनीति अच्छी थी उनकी। योग्य शासक थे, उनके अंदर कुछ न कुछ योग्यता थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके अंदर योग्यता नहीं थी, वो शासन संभाल लेते जिसके कारण पतन हो गया उनका, लेकिन इनके अंदर योग्य शासक थे, मतलब कि इनके अंदर योग्यता थी, उसके लिए उस कुर्सी के लिए, उस शासन को चलाने के लिए उनके अंदर क्षमता थी और उस क्षमता के आधार पर वो शासन को चलाते थे। शासन को चलाते थे तो कैसे व्यक्ति हो जाएंगे, योग्य व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। कला का संरक्षक। कला का संरक्षक मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि किसी को गीत आता है, ठीक है, किसी को गाना आता है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, तो जो है गीत में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए जो है जो कला होती थी वहाँ पे जो भी नृत्य वगैरह होता था, जो गीत संगीत होता था उसका संरक्षण करते थे, क्योंकि उनको पसंद था ये। तो जिस चीज़ को जो पसंद होता है उसका संरक्षण जरूर करते हैं। तो इस प्रकार से आप 5 पॉइंट यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। इसके बारे में 2-4 लाइन आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसमें अच्छे से समझ जाएंगे तो आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये 2 पार्टों मैंने कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।